बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं और यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यरूशलेम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की महत्वपूर्ण बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार और निवेश जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद कनेसेट को संबोधित करते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि भारत ने जिस दिन इजराइल को औपचारिक मान्यता दी थी उस दिन उनका जन्म हुआ था, जिससे यह संबंध उनके लिए और भी विशेष बन जाता है। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता रहा है और वो हर परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है। इस अवसर पर उन्हें कनेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल भी प्रदान किया गया। वहीं नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए उनके नेतृत्व क्षमता की सराहना भी की। उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली नेता बताया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ये दौरा भारत और इजराइल के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी में स्थित फैनुक कॉर्पोरेशन की अत्याधुनिक रोबोटिक फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने उन्नत तकनीक और स्वचालन प्रणाली को करीब से देखा। इस दौरान उन्हें औद्योगिक रोबोटों के निर्माण, उनके संचालन और विभिन्न क्षेत्रों में उनके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने फैक्ट्री में विकसित हो रही आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव को समझा और ये जाना कि किस तरह ये तकनीकें उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को बेहतर बना रही हैं। इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए सहयोग के नए अवसर तलाशना भी था। मुख्यमंत्री ने इस तरह की उन्नत तकनीकों को राज्य में लाने की संभावनाओं पर विचार भी किया, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें और उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर है। यूपी में औद्योगिक विकास की पूरी तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के चलते फैन्यूक कॉरपोरेशन फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। ये रोबोटिक्स फैक्ट्री है, जहां की तकनीकों को समझने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और लगातार निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित यहां पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि निवेश के बेहतर अवसर उत्तर प्रदेश में प्रदान किए जाएं। उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जापान दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां थाना बिहारीगढ़ परिसर में स्थित सरकारी आवास में एक सिपाही ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने अपने आवास के अंदर ही ये कदम उठाया, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाने और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आत्महत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिपाही ने किन परिस्थितियों में ये कदम उठाया। यह घटना थाना परिसर के अंदर होने के कारण और भी संवेदनशील मानी जा रही है, जिससे सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई सवाल भी खड़े हो गए। विभाग में हड़कंप मच गया है। सहारनपुर में सिपाही की मौत से यह हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि थाना परिसर में ही सिपाही ने अपने आवास में फांसी लगा ली। अब इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे कि सिपाही ने यह बड़ा कदम उठा लिया। तो पुलिस विभाग में इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो सहारनपुर में सिपाही की मौत का ये पूरा मामला है। अपने आवास में सिपाही ने ये फांसी लगा ली है। तो सहारनपुर से ये घटना सामने आई है। थाना परिसर में सिपाही ने फांसी लगा ली। पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? सहारनपुर में एक सिपाही ने आत्महत्या यहाँ पर कर ली है और प्रथम दृष्टया मामले में जो जांच पड़ताल हुई उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया?
देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला ये जनपद सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का है, जहां थाना बिहारीगढ़ में तैनात सिपाही काशी यादव ने सरकारी आवास में जो फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और इस घटना से पुलिस महकमा में जो हड़कंप मच गया है। पुलिस सूचना मिलते ही जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंचे और उन्हें मौके पर घटना का जो जानकारी ली है, लेकिन फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो है फोरेंसिक टीम ने को बुलाया गया था, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, मौके पर जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, सीओ बेहेट पहुंचे, सीओ सहारनपुर, जो सीओ बेहेट और क्या नाम जो है एसपी सिटी, वो भी यहाँ पर पहुंचे और जांच का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इस घटना से जो है पुलिस महकमा बड़ा ही हड़कंप मचा है। मौके पर अधिकारी को पहुंचने की उनको हमको अभी जानकारी मिली है, वो भी थोड़ी देर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी पहुंचना यहाँ जरूरी है। जी सुनील, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि अपने आवास पर इस सिपाही ने ये आत्महत्या जैसा बड़ा कदम यहाँ पर उठा लिया, क्या जो जांच पड़ताल शुरू हुई है उसमें कुछ निकलकर सामने आया है कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है कि किन कारणों के चलते ये बड़ा कदम यहाँ पर इस सिपाही ने उठाया? क्या किसी तरह की प्रताड़ना का शिकार वो हुआ, इस वजह से ये कदम उठाया गया, या किसी और तरीके का मानसिक दबाव उस सिपाही के ऊपर था? कुछ भी ऐसा कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए साहिल जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आत्महत्या कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे, उनके परिवार को जो है वो सूचना दे दी गई है। जो सिपाही, मतलब जो सिपाही है जो कासगंज का रहने वाला है, और उनके परिजनों को सूचना दी, वो भी यहाँ पहुंचने की उनको अभी जो बॉडी है वो जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है, और जो है मौके पर जो अधिकारी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी इस घटना के पीछे की वजह होगी वो भी जल्द ही निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उच्च अधिकारी भी इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही वहां पर पहुंचकर गहनता से जांच पड़ताल में जुट जाएंगे, ऐसे में क्योंकि पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक सिपाही अपने आवास में इस तरीके से फांसी के फंदे पर लटक जाता है और अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर देता है, तो कई सारे सवाल यहाँ पर पूरी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। सुनील, देखिए, अगर बात की जाए आपने जिस तरह से कहा कि पुलिस प्रशासन प्रणाली सुधार, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, जो है जिसने मौके से जांच के लिए आवश्यक नमूने एकत्रित किए हैं, वो घटना थाना परिसर की सरकारी आवास में हुई है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। लेकिन अभी जो बॉडी का जो पोस्टमार्टम होना बाकी है, जिस तरह से उनके परिजनों को सूचना दी गई है, नोएडा से उनके हमें जो जानकारी मिली है, जो उनके जो भाई लोग हैं नोएडा में रहते हैं, वो भी यहाँ पर जो है सहारनपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी घटना आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पूरी वारदात के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सिपाही की आत्महत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी आवास जो इस सिपाही को मिला था, उसी आवास में सिपाही ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। तो सरकारी आवास पर सिपाही ने फांसी लगा ली। सहारनपुर में सिपाही की मौत से ये हड़कंप मच गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि केवल माफी पर्याप्त नहीं है और ये जानना जरूरी है कि इस सामग्री के पीछे कौन जिम्मेदार है। अदालत ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना बेहद आवश्यक है और इस तरह की सामग्री बच्चों, शिक्षकों और समाज पर गलत प्रभाव डाल सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि बाजार और स्कूलों में भेजी गई सभी किताबें वापस ली जाएं और संबंधित ऑनलाइन सामग्री को भी हटाया जाए। साथ ही ये भी कहा कि स्वस्थ आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन किसी संस्था के बारे में भ्रामक या एक तरफा जानकारी देना उचित नहीं है। अदालत ने साफ किया कि जब तक पूरी जिम्मेदारी तय नहीं हो जाती तब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। नई दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में आरोपियों को पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। इस प्रकरण में शामिल युवा कांग्रेस से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनमें अजय कुमार, विमल, राजा गुजर, सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ शामिल हैं। इनमें से सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को हाल ही में हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया, जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट लाया गया। ये पूरा मामला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां एक प्रमुख युवा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था।
इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया। अब अदालत में पेशी के दौरान आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें आरोपियों की भूमिका और मामले की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। उधर केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज पर 15 दिनों के लिए अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके कारण यह फिल्म निर्धारित तिथि पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं हो सकेगी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया और कहा कि सभी संबंधित पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। इस आदेश के बाद फिल्म की रिलीज फिलहाल टाल दी गई है, जिससे निर्माताओं और दर्शकों के बीच अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बनी लाल बरादरी मस्जिद को बंद किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मस्जिद को बंद करने के लिए अब तक कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल उन छात्रों को नोटिस जारी किया है जो उसके समर्थन में आवाज उठा रहे थे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार इस मामले में लगभग 18 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिससे छात्रों में असंतोष और बढ़ गया है। उनका कहना है कि बरादरी को संरक्षित रखा जाए और दोबारा खोला जाए ताकि छात्र वहां धार्मिक गतिविधियां जारी रख सकें। साथ ही उन्होंने मांग की कि अगर किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है तो उसके संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम से इसकी जांच कराई जाए ताकि पूरी स्थिति पारदर्शी तरीके से सामने आ सके। उधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नगरपालिका परिषद अकबरपुर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में अचानक हलचल और तनाव का माहौल बन गया। प्रशासनिक टीम संयुक्त मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर बस स्टॉप से पटेल नगर तक सड़क किनारे बने कई ढांचों को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े टाडा क्षेत्र के विधायक राम मूर्ति वर्मा के कार्यालय के टीन शेड को भी तोड़ दिया गया, जिसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह कदम बिना पूर्व सूचना के उठाया गया और इसमें भेदभाव भी देखा गया। उनका कहना है कि जहां छोटे व्यापारियों और आम लोगों के रोजगार पर असर पड़ा, वहीं प्रभावशाली लोगों के निर्माण को नहीं छुआ गया। इस कार्रवाई के चलते कई लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, खासकर ऐसे समय में जब लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे होते हैं। व्यापारियों को आशंका है कि इससे उनका कामकाज ठप हो जाएगा और बच्चों की पढ़ाई व अन्य ज़रूरी खर्चों पर भी असर पड़ेगा। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यह कार्रवाई लोक निर्माण विभाग की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि लंबे समय से संचालित अवैध टैक्सी स्टैंड, दुकानों और ई रिक्शा की अव्यवस्थित पार्किंग पर कब कार्रवाई होगी, जो क्षेत्र में जाम की बड़ी समस्या का कारण बने हुए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में हटाए गए अतिक्रमण फिर से खड़े हो गए, जिससे प्रशासन की कार्रवाई की स्थिरता और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां कोवाड़िया फला की कनीपा बस्ती के पास अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह स्थानीय लोगों की तरफ से सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतक की पहचान कोवाड़िया फला निवासी रतनलाल डामोर के रूप में की गई। घटनास्थल से वाहन के टूटे हुए लाइट के टुकड़े भी बरामद हुए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हादसा किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन से हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के अनुसार मृतक रात में घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि मृतक की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था और अब उसके बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ गया। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश और पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह जरिए टेलीफोन थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कोवाड़िया फला कनीपा बस्ती की रोड के साइड में पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाते के मौके पर पहुंचा। मृतक का नाम पता मालूम किया तो श्री रतनलाल पिता कन्नू डामोर निवासी कोवाड़िया फला थाना धम्बोला का होना पाया गया, जिस पर उनके वारिसानों को बुलाए गए। वारिसानों की सहायता से प्राइवेट वाहन से मृतक की लाश मुर्दा कोटरी सिमुड़ा में रखी गई। प्रार्थी के भाई श्रवण कुमार की रिपोर्ट पेश की, जो अज्ञात वाहन की टक्कर से मेरे भाई की मौत होना बताया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर लाश वारिसानों को सुपुर्द की जाएगी। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में नगर परिषद ने मारो पावन चित्तौड़ अभियान की शुरुआत वार्ड संख्या 12 से की, जिसके तहत नालियों की सफाई,
सड़कों और डिवाइडरों की धुलाई, कचरा संग्रहण और खाली पड़े भूखंडों की सफाई जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर की स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और दुकानों व मकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी जारी है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से लोगों के बीच कपड़े के थैले वितरित किए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। इस अभियान में बड़ी संख्या में अधिकारी और सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं, जिससे शहर में साफ सफाई के प्रति एक सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक तौर पर यह प्रयास सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर की छवि और रैंकिंग सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा भी बनी हुई है कि इस तरह की सक्रियता अक्सर केवल सर्वेक्षण से पहले ही क्यों दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह की नियमित व्यवस्था पूरे साल बनी रहे तो शहर को अलग से विशेष अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्थायी सफाई व्यवस्था, निरंतर निगरानी और जन भागीदारी ही शहर को वास्तव में स्वच्छ और वास्तविक बना सकती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभियान केवल अस्थायी पहल बनकर रह जाता है या फिर लंबे समय तक चलने वाली स्थायी व्यवस्था की शुरुआत साबित होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार देसाई है। देवेश जी, आज चित्तौड़गढ़ में सफाई अभियान और नगर परिषद को चलाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है ये कार्यक्रम सफाई संबंधित आयोजित किया गया। इसमें वैसे तो रेगुलर तौर पर जो सफाई होती थी उसके अलावा जैसे जो हमारे जहाँ पर कमी पेशी बढ़ रही थी, जैसे कुछ नालियों का काम था, कहीं पर टूट फूट हुई थी, कहीं पर जैसे पेड़ जो तारों के ऊपर आ रहे थे, तो उससे संबंधित जितना भी जो एक्स्ट्रा सफाई का काम करवाना था उसके लिए हमने पहले कमिश्नर साहब उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने और जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के आपस में मिलकर जो भी निर्णय लिया और ये मारो पावन चित्तौड़ नाम से एक अभियान, स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। इसका प्रारंभ आज ही हुआ है। आने वाले दिनों में किस तरह से सभी वार्डों का किया? इसके बेसिस पर आगे निर्धारित किया जाएगा कि अगले वार्डों में किस तरह से जो अपनी रणनीति बनाकर कार्य संपादित किया जाएगा। वहीं राजस्थान के अनूपगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत 7 SJM में युवाओं को खेतों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय सहयोग से गुरु डिफेंस एकेडमी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर अपनी शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति और जोश का शानदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही मैदान में प्रतिभागियों और दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरे गांव में खेल का माहौल बन गया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण युवाओं को सेना और अन्य सेवाओं की तैयारियों के लिए प्रेरित करती है। आयोजन में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने युवाओं का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रतियोगिता के दौरान अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसका निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अमृत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर नगद पुरस्कार और मेडल हासिल किया। द्वितीय स्थान पर सिकंदर और तृतीय स्थान पर जसवंत रहे, जिन्हें भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विजेताओं के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दिया। वहीं दर्शकों ने भी जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सही अवसर और मंच मिलने पर यहाँ के युवा भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन और उत्साह का संतुलित वातावरण देखने को मिला, जिसने इस आयोजन को यादगार बना दिया। वहीं राजस्थान के मकराना में उमा हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर की ओर से 26 फरवरी 2026 को एक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चला, जिसमें करीब 230 मरीजों की जाँच की गई और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में परामर्श दिया गया। यह आयोजन स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र मीणा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। शिविर में स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग और सामान्य सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। मरीजों की सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ साथ CBC, शुगर, यूरिन, ब्लड प्रेशर और पल्स ऑक्सीमेट्री जैसी ज़रूरी जाँचें भी की गई, जबकि दवाइयों पर विशेष छूट भी दी गई। इस दौरान चिकित्सकों ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, नियमित जांच कराने और समय पर उपचार लेने की सलाह दी। शिविर में विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे इसकी उपयोगिता और प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आया। स्थानीय नागरिकों ने इस जनसेवा पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविरों के नियमित आयोजनों की अपेक्षा जताई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। आज वह परामर्श इस शिविर में किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं इस शिविर में दी। डॉक्टर नरेंद्र मीणा की पुण्यतिथि पर
एक खास शिविर लगाया गया था। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 230 मरीजों की जांच की गई व उन्हें परामर्श भी दिए गए। तो विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं इस शिविर में दी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बरेली के स्टेशन रोड पर नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण को तोड़वाया। अतिक्रमण प्रभारी सच्चिदानंद ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और टीम के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि निर्माणकर्ता ने बिना किसी अनुमति के सड़क किनारे निर्माण किया था, जिससे यातायात और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। नगर निगम ने कहा कि शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने निगम की कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे नगर की सफाई और यातायात सुचारू बनेगा। नगर निगम ने इस तरह की कार्रवाई को नियमित रूप से जारी रखने का भरोसा भी दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।